अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर के जो एमडीकैट पेपर था उसके फिज़िक्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मकसद ये नहीं है कि आपने इन एमसीक्यूज़ को क्रैम करना है। मकसद सिर्फ इतना है कि आप जब फिज़िक्स की प्रिपरेशन करो तो आपको पता हो कि किस तरह के एमसीक्यूज़ लास्ट टाइम पीएमसी ने दिए थे, ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सको। फर्स्ट एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट इस वीडियो के अंदर में 140 एमसीक्यूज़ जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हुए हैं। एमसीक्यूज़ तो और भी हैं जो मैंने लास्ट ईयर वीडियोस में डिस्कस किए थे, लेकिन आज सिर्फ हम लोग 140 एमसीक्यूज़ को तकरीबन डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ मेरे पास है वो है, इफ़ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग टोटल मोमेंटम विल बी ज़ीरो इफ़। अगर आपके पास फ्लॉक कहते हैं ग्रुप को, आपके पास उड़ है तो टोटल मोमेंटम ज़ीरो कब होगा? जब परिंदे टायर्ड एंड कमिंग डाउन टू रेस्ट। क्योंकि आप मोमेंटम की बात करते हो, मोमेंटम आपके पास प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का। तो मोमेंटम तब ज़ीरो होगा जब आपके पास या तो मैस ज़ीरो हो या आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो। तो ऑफ कोर्स बर्ड्स का मैस तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी जब वो रेस्ट के ऊपर आएंगे। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास आ जाएगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास जो हीट है क्यू वो 310 जाउल है। N2 मोल्स है आइडियल गैस। कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 25 है, देन 35 है। आपसे ये पूछा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस टू द सेम रेंज एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की वैल्यू दी हुई है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो है आपने फाइंड करनी है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको CV की वैल्यू का पता होना लाजमी है। तो क्योंकि Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, तो CV की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इस फॉर्मूला से CV की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले CP चाहिए। तो पहले हम लोग Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T के अंदर वैल्यूज पुट करके CP की वैल्यू निकालेंगे। फिर CP माइनस CV इज इक्वल टू R के वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके CV की वैल्यू निकालेंगे। देन Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T में वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आएगा 143 जाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट ईयर इसमें से इस टॉपिक में से हमारे पास काफ़ी एमसीक्यूज आए थे और बार बार रिपीट हुए थे। पहला तो ये था कि हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं, फिर रिपल फैक्टर इनका क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी के भी इसमें से एमसीक्यूज आए थे। तो ये जो मैंने टेबल साइड पे दिया हुआ है, आप इस पूरे को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसमें हर चीज़ जो है वो मैंशन की गई है। फिर आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे था, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होती है, तो वो थी 81.2%, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी हमारे पास 40.5%। इस टेबल में से आपने रिपल फैक्टर्स को एक दफ़ा लाजमी देख लेना, क्योंकि ये लास्ट टाइम बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हुआ था। मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम। बहुत सिंपल एमसीक्यूज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज होती हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है, तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप देखते हो तो उसकी जो शेप है वो क्या होती है। आप SHM के अंदर तीनों ग्राफ देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उसके बाद अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये तीनों की वेव जो होती है हमारे पास साइनोसॉइडल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है EMF जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 1.5 वोल्ट, करंट 15 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है, और आपने इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो फाइंड करनी है। अब इसके अंदर मैंने बहुत से एमसीक्यूज में ऑप्शंस पूरे यानी ABCD ऑप्शंस जो है नहीं लिखे हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स को सारे ऑप्शन तो ऑफ कोर्स याद नहीं रहते। आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। आपके पास I भी गिवन है, आपके पास E भी गिवन है, आपके पास रेजिस्टेंस भी गिवन है। आपने ये स्मॉल r फाइंड करना है, वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे जो आएगा 0.06 ओहम। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं 2 kg वाटर टेकन द टेम्परेचर चेंज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, हीट आपके पास क्या होगी। आपको मैस दिया हुआ है, C की वैल्यू वाटर के लिए आपको पता है 4200 होती है, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। तो Q हमारे पास आ जाएगा 84,000 जाउल। अब आप अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके पास B बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है विच हैज़ हाईएस्ट पेनिट्रेशन। किसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा, आपको पता है जिस पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं होगा उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, जो हमारे पास क्या है गैमा।
अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि आयनाइजेशन किसकी ज़्यादा होगी, तो तब आप ऑप्शन मार्क करोगे अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है लेज़र। लेज़र क्या है? स्पॉन्टेनियस इमिशन है या स्टिमुलेटेड इमिशन है? लेज़र की फॉर्म ही यही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, यानी लेज़र के अंदर स्टिमुलेटेड इमिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टू चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। दो चार्जेस के दरमियान आपने एक चार्ज रखा हुआ है और सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम पे है, तो वो पूछ रहा है कि क्यू यानी जो लार्जर चार्ज सेंटर में रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स क्या होगी। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो आपके पास जो नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 450 हर्ट्ज सोर्स अप्रोच स्टेशनरी लिसनर, यानी सोर्स जो है वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है एट 33 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। साउंड की वेलोसिटी आपके पास 333 मीटर पर सेकेंड है और आपने एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। आपने ये सोर्स और ऑब्जर्वर के डिफरेंट केसेस अपनी बुक के अंदर पढ़े हुए हैं। जब आपके पास सोर्स स्टेशनरी लिसनर की तरफ मूव कर रहा है तो आपके पास फॉर्मूला आएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ वी साउंड डिवाइडेड बाई वी साउंड माइनस वी सोर्स। तो वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर निकालेंगे 499.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 हमारे पास है, पीवी की पावर 3 की ये जो साइन है ना, ये पावर का, सी इज इक्वल टू नॉट फाइंड। आपने सी की वैल्यू निकालनी है, पीवी की आपको दी हुई है। अब आपने जो पढ़ते हो इक्वेशन वो होती है पीवी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे पीवी की पावर 3 दी हुई तो मतलब एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3। अब अगर हम सी की बात करें तो वो हमारे पास होगा सी वी प्लस आर 1 माइनस एन। अब आपके पास ये जो हमारी गैस है पास स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मोनोटॉमिक डायटोमिक गैस का मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग सी वी की वैल्यू पुट करोगे और देन सी की वैल्यू निकाल लोगे। मेथड आप देख लें, जब आपको मोनोटॉमिक दियो, डायटोमिक दियो, पॉलीएटॉमिक दियो, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच रेज पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू विल्सन क्लाउड चैम्बर। अनडिफ्लेक्टेडली गुजर जाती हैं तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं जो प्रॉपर वे बनाती हैं उसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ इज। इसकी वैल्यू पीटीबी के अंदर तो नहीं दी हुई, वैसे इसकी वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.6 गॉज है, वीक फील्ड होता है अर्थ का। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हमारे पास एब्जॉर्बर भी है और रेडिएटर भी है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा बोथ। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा? नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, इक्वेटर पे। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है अर्थ की सरफेस के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर ये वीक होता है और पोल्स के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो डजेंट मैटर के पोल आपके पास नॉर्थ है या साउथ है, तो राइट ऑप्शन आपके पास डेल्टा आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, एफ इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन आई एंड बी। वही सिंपल एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। जब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 होगी तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। एट 300 केल्विन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। ये गैमा हमारे पास होता है 1/t के इक्वल। टी की आप वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से आपके पास गैमा आ जाएगा 33 मिली केल्विन। तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स मीट। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे या फोर्स लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चार्ज वगैरह मेंशन नहीं है। अगर चार्ज वगैरह मेंशन होता तो हम लोग अट्रैक्टर या रिपेल की तरफ जा सकते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास हुआ है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब भी दो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलेंगे तो आपस में फोर्स लगाएंगे जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट मेरे पास है लेज़र रेज आर। लेज़र के बारे में जब आप पढ़ते हो तो ये कोहेरेंट फोटोन्स होते हैं, आपके पास राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगी। नेक्स्ट है लेज़र लाइट इज। ये लेज़र वाले टॉपिक में से भी लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आया, आपने खुद ही देख लिया कि अब तक 21 एमसीक्यूज़ के अंदर 3 एमसीक्यूज़ आपको लेज़र से मैंने बता दिए। एक स्टिमुलेटेड इमिशन वाला, एक अभी कोहेरेंट वाला, और अब ये यूनी डायरेक्शनल। लेज़र आपके पास मोनोक्रोमेटिक होती है और यूनी डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है। नेक्स्ट मेरे पास है सम ऑफ चार्जेस ऑफ 2 अप क्वार्क्स। तो क्वार्क्स की का आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, उनकी वैल्यूज़ आपने याद करनी और ये सिंपल न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी
पर न्यूक्लियन। अब यहाँ पे पर न्यूक्लियन आपके पास कीवर्ड है, वो पर न्यूक्लियन पूछ रहा है, तो आपके पास आंसर होगा फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर पर न्यूक्लियन ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ ट्रक एंड अ बेबी कैरेज रोलिंग डाउन द मोमेंटम एट द बॉटम ऑफ द हिल, द बेबी कैरेज विल लाइकली हैव। आपसे मोमेंटम के बारे में पूछा हुआ है कि बेबी कैरेज का मोमेंटम कम होगा ट्रक से या ज़्यादा होगा। अब आपको पता है कि मोमेंटम हम किस बेस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैस की बेस पे। ट्रक का मैस जो है ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा बेबी कैरेज से, तो ट्रक का मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा बेबी कैरेज से। चूँकि यहाँ पे बेबी कैरेज का हमसे पूछा हुआ है तो हम लोग ऑप्शन मार्क करेंगे लेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाफ वेव रेक्टिफायर इज ऑल्सो कॉल्ड। हाफ वेव रेक्टिफायर का एक और नाम आपके पास क्लिपर भी है, क्योंकि ये क्लिप कर देता है आने वाली वेव को। नेक्स्ट मेरे पास है, इफ फोर्स इज डबल्ड बाय कीपिंग मास कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी। वही न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर आपने मास को कांस्टेंट रखा है, फोर्स को डबल किया, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है, टू सैंपल्स ए एंड बी ऑफ गैस इनिशियली एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम वी टू V/2। दो आपके पास सैंपल्स हैं गैस के, आपने प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा और उनका वॉल्यूम जो है हाफ कर दिया। ए को आइसोथर्मली और बी को एडियाबैटिकली। अब आपसे फाइनल प्रेशर जो है वो पूछा है, ए का क्या होगा, बी से ज़्यादा होगा या बी से कम होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पता है कि हम लोग यूज़ करते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल वो वॉल्यूम को V/2 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा P2, यानी फाइनल प्रेशर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये गैमा की वैल्यू एडिशनल ऐड होगी इसके अंदर, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो है ज़्यादा चेंज आएगा प्रेशर के अंदर एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल वन बाय द वैल्यू ऑफ गैमा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा लेस देन प्रेशर ऑफ बी। नेक्स्ट मेरे पास है, इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कंपेसिटर के सीरीज कम्बिनेशन के लिए आप लोग एक तो वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, 1/C इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये भी हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो इसका आंसर बी है हमारे पास। नेक्स्ट मेरे पास है, यूनिट ऑफ एनर्जी। सिंपल एमसीक्यू, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था लास्ट टाइम, जूल, किलो जूल, कैलोरी, और इसी तरह के एक और एमसीक्यू थे, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया हुआ, शायद मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ अगर मैं जाती हूँ, विच हैज़ लेस रिपल फैक्टर, वही जो अभी हमने ऊपर टेबल देखा था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर उसका रिपल फैक्टर 0.482 है, और जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका रिपल फैक्टर हमारे पास होता है 1.21। तो किसका रिपल फैक्टर कम है, फुल वेव रेक्टिफायर का। नेक्स्ट मेरे पास है, व्हेन 32 ग्राम O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस mix with 64 gram O2 at 327 degree Celsius in an adiabatic vessel, the temperature of resultant mixture is। आपके पास एडियाबैटिक वेसल है, तो जितनी हीट लॉस्ट होगी उतनी ही क्या होगी, गेंड। MC डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस MC डेल्टा T, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। MC फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, आप पहले ऑक्सीजन का मैस पुट करोगे, सी से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सी आपके पास कांस्टेंट है, और दूसरी साइड पे आपके पास एम है, वो ऑक्सीजन का आप पुट करोगे। उसके बाद टेम्परेचर्स को पुट करके जब आप फाइनल टेम्परेचर, इन इक्वेशन को आप मैथमेटिकल वे में सॉल्व करोगे, तो फाइनल टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 500 केल्विन। नेक्स्ट मेरे पास है, लेप्लेस स्पीड ऑफ साउंड। अकॉर्डिंग टू लेप्लेस साउंड की स्पीड कितनी है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 333 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन मेरे पास है, व्हेन 40 जूल हीट इज प्रोवाइडेड एंड 20 जूल वर्क इज डन, इफ इनिशियल एनर्जी इज 10 जूल देन फाइनल एनर्जी इज। आपके पास इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का पूछा हुआ है, वैल्यूज पुट करें, फाइनल एनर्जी आपके पास आ जाएगी 70 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, डुअल नेचर ऑफ लाइट इज एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन्ड बाय, आपकी बुक लाइन है डेविसन एंड जर्मर। नेक्स्ट मेरे पास है, द वेवलेंथ ऑफ अ ग्रीन लाइट इज 500 नैनोमीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी इज V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सिंपल फॉर्मूला आप इसमें पुट करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है, व्हेन सन टेम्परेचर इज डबल द फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ लाइट रीचिंग ऑन अर्थ इज। ये इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर आप पढ़ते हो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4।
तो आपके पास जब टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो जो एनर्जी अर्थ पे आ रही है वो 16 टाइम्स हो जाएगी। और ये एमसीक्यूज भी बार 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 रिपीट हुआ लास्ट टाइम। नेक्स्ट मेरे पास है मतलब ये बच्चे ने स्टेटमेंट लिखी हुई है, रेक्टिफिकेशन से था VRMS 10 वोल्ट गिवन था, और हाफ वेव रेक्टिफायर तो फुल वेव रेक्टिफायर ये उसे याद नहीं, और आपने DC वोल्टेज फाइंड करना। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर हो तो DC वोल्टेज का फॉर्मूला ये है VM डिवाइडेड बाय पाई, और अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर हो तो VDC फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास ये है। दोनों में से जो भी स्टेटमेंट आपके पास हो अकॉर्डिंगली आप इसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट मेरे पास है, इन लेंसेज ला द इंड्यूस EMF इन इट्स कॉजेज एंटी पैरेलल, क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज कर रही होती हैं। नेक्स्ट मेरे पास है 8 स्फेरिकल बॉल ईच ऑफ चार्ज क्यू फ्रॉम अ बिग बॉल। अच्छा, ये सेम वही MCQs है। मैंने अपने चैनल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो अपलोड की थी, उसमें डिफरेंट ट्रिक्स और फार्मूलाज वगैरह यूज़ किए थे MCQs को सॉल्व करने के लिए। तो उसके अंदर मैंने ये फार्मूला बताया था कि वी बिग इज इक्वल टू N2⁻³ इंटू वी की V स्मॉल। इसको सॉल्व करने का डिटेल्ड मेथड है, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टाइम के अंदर सॉल्व करना चाहते हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। वोल्टेज ऑफ बिग बॉल आपने फाइंड करना है। ड्रॉप्स आपके पास कितने हैं, 8⁻² इंटू 3, और स्मॉल जो है आपके पास बॉल है उसका वोल्टेज कितना है, 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट। सॉल्व किस तरह से करना है, 8 आपके पास क्या होता है 2⁻3 और बाहर हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से हमारे पास क्या होगा कैंसिल, और पीछे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर जो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 40 वोल्ट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। द वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, रेडियल फोर्स आपके पास 0 होगी, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स आपके पास नॉन ज़ीरो होगी। नेक्स्ट मेरे पास है स्लोप ऑफ ST ग्राफ इज, S आपके पास एंट्रोपी है, T का आपको पता है टेम्परेचर है। एंट्रोपी का आपके पास यूनिट होता है जाउल पर केल्विन, और टेम्परेचर का केल्विन। तो आपके पास S/T का यूनिट क्या बना, जाउल पर केल्विन स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट आपका सेम वो यूनिट है जो CV डिवाइडेड बाय T का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ST ग्राफ किसके इक्वल होती है, CV डिवाइडेड बाय T के। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज एक्सप्रेस इन केल्विन। वो ये कन्वर्जन के एमसीक्यूज भी आए थे कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन के अंदर। तो ये सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ करेक्ट, acceleration is directly related to mass. No, acceleration is inversely related to mass. Acceleration is inversely related to force. No, it's directly related. And acceleration is not related to mass. Wrong, ये भी गलत है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, डेल्टा। नेक्स्ट मेरे पास है पावर आपने फाइंड करनी है, मैस दिया हुआ है आपको, हाइट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है। सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय T। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मे बी इसमें ऑप्शन में स्टूडेंट ने मिस्टेक की है, यहाँ पे 40 किलोवाट आएगा। ठीक है, तो वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है स्पिनोफोटोनिस। जब आप स्पिनोफोटोन देखते हो तो होती है 1 यानी फुल है, तो वो हमारे पास आएगी अल्फ़ा। अगर आपसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या क्वार्क्स की बात की जाए तो उनकी स्पिन हमारे पास हाफ आएगी यानी 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है 2 masses A and B are attached to a string through a pulley. The mass of body B is 4 kg. What is the mass of A moving upward if the acceleration is 0.5? आपको एक्सेलरेशन दी हुई है। पुली वाले टॉपिक के अंदर आपका फॉर्मूला मेंशन है, A इज इक्वल टू m-1/m+m/g। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास लार्जर मैस की वैल्यू आ जाएगी, डेट्स 4.4 kg। नेक्स्ट मेरे पास है इफ़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इज 20 जूल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देन हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द सेम टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अच्छा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपको एनर्जी दी हुई है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपने जो है वो फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपके पास आता है QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। चूँकि QV आपका डेल्टा U के इक्वल होता है तो आप जो आपकी डेल्टा U है उसकी वैल्यू भी 20 आ जाएगी।
देन आपके पास आएगा क्यू पी इज इक्वल टू 20 प्लस डब्ल्यू। अब चूंकि हमें वर्क की तो वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई, तो क्यों हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक सेंसिबल सा क्वेश्चन है, इसमें हमने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना था कि क्यू पी इज इक्वल टू 20 प्लस डब्ल्यू आर। अब डब्ल्यू की कोई भी वैल्यू होगी तो टोटल क्यू पी हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 20। तो आपने ऑप्शंस में से ऐसा दिखना था जिसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास एक ही ऑप्शन थी, डेट्स 40 जूल। नेक्स्ट मेरे पास है फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक गैस व्हेन वर्कड एंड इज क्यू बाय 4 इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। आपने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। वर्क की वैल्यू आपको क्यू बाय 4 दी हुई है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 क्यू डिवाइडेड बाय 4। डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला आपके पास है, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गैमा -1। इसके अंदर आप डेल्टा यू की वैल्यू पुट करके एन डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी के अंदर वैल्यूज पुट करके सी की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास 3/10 आर आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है द फॉर्मूला ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड। इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है म्यू एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। नेक्स्ट मेरे पास है द कॉइल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर से करंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास है द फोटोन हैज़ हाई एनर्जी। आपको पता है कि ई इज इक्वल टू एच सी लेमडा, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा। नेक्स्ट मेरे पास है द सी पी एंड सी वी वैल्यू सेम फॉर। किसके लिए सी पी और सी वी वैल्यू सेम होगी, आपने पढ़ा था कि जो सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं मोस्टली उनके लिए सी पी की वैल्यू सी वी के इक्वल होती है। तो इसमें से हमारे पास सॉलिड कौन सा है, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट मेरे पास है इफ mass is 2 kg and velocity is 35 मीटर पर सेकेंड, सिंपल p इज इक्वल टू एम वी से फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आपने मोमेंटम को फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है। नेक्स्ट है एक्स रेज आर विच वेव। इसके ऑप्शन स्टूडेंट्स को याद नहीं थे, लेकिन आपसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मैकेनिकल के लिहाज से पूछा हुआ है तो आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं। उसके अलावा ये एक्सरेज हमारे पास ट्रांसफर वेव्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस आपने इसका आंसर मार्क कर लेना है। नेक्स्ट मेरे पास है टू सेम चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस पॉइंट इन एयर इफ अ ब्रास प्लेट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन दम द फोर्स बिटवीन दम विल बी। ये भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर आप कोई मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस करवाओगे तो चार्जेस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे पास है capacitance is 4 farad and we insert a dielectric medium of 8, then what would be the capacitance। आपको पता है कि जब आप कैपेसिटर के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें 8 इंटू 4, आपके पास आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट हमारे पास है विच फील्ड डजंट इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा फील्ड जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास ऑफ कोर्स करता है। मैग्नेटिक फील्ड चूंकि स्पीड, ये सिर्फ स्पीड को जो है ना इलेक्ट्रॉन की, उसको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ऑफ कोर्स हम उसे वेलोसिटी के अंदर काउंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसमें आंसर हमारे पास आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट मेरे पास है विच हैज़ मोर आयोनाइजेशन पावर। पहले ही डिस्कस कर लिया, आंसर अल्फा आएगा हमारे पास। नेक्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस। किस लिए, आपकी बुक लाइन है हाई रेजोल्यूशन इमेज में बनाने के लिए एक्सेलरेट किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है व्हेन अ ट्रफ फॉल्स ओवर अ क्रस्ट इट प्रोड्यूस। आपको पता है कि जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो एम्पलीट्यूड हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल एनर्जी आपने फाइंड करनी है 1 ग्राम ऑफ हीलियम की। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है और प्रेशर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, U इज इक्वल टू 3/2 RT। अब ये फॉर्मूला हमारे पास 1 मोल के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कहा हुआ है उसने, 1 ग्राम ऑफ हीलियम। अब आपके पास 1 मोल हीलियम का 4 ग्राम के इक्वल है, तो 1 ग्राम हीलियम का किसके इक्वल होगा, 1/4 मोल। तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 मोल के लिए थी। अगर हम इसे 1/4 मोल के लिए
मॉडिफाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/2 RT। वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300 जूल। नेक्स्ट मेरे पास है दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट बी इफेक्टेड बाय। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कौन सी इफेक्ट नहीं कर सकता? पॉजिटिव चार्ज भी करेगा, नेगेटिव चार्ज भी करेगा, करंट भी ऑफ कोर्स करेगा। ग्रेविटी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इफेक्ट नहीं होती। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी? डेल्टा। नेक्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ चार्ज आर। दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास है कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। आपके पास कंडक्टेंस जो होती है ना वो डिपेंड करती है डायमेंशंस के ऊपर, यानी लेंथ के ऊपर या एरिया के ऊपर। कंडक्टिविटी आपकी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या है। अच्छा, ये एमसीक्यूज दो तरीके से आपसे पूछा गया। स्टार्टिंग में हमने कहा था उसकी वैल्यू पूछी थी, तो हमने 0.65 मार्क की थी, और ये हमारे पास वीक होता है। नेक्स्ट मेरे पास है अ मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय। इस एमसीक्यूज के ऊपर लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्लैश था, क्योंकि हम लोग जो अपना जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पीटीबी, तो मूविंग चार्ज के अराउंड 3 फील्ड्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो भी प्रेजेंट होता है। बट अकॉर्डिंग टू एफटीबी ये 2 फील्ड्स हैं, क्योंकि जब आप चार्ज को वैक्यूम के अंदर प्लेस करोगे तो वहाँ पे ऑफकोर्स ग्रेविटी नहीं होगी। नेक्स्ट मेरे पास है इफ़ 16 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू 2 पैरेलल लूप्स ऑफ 12 ओहम एंड 8 ओहम इट विल डिवाइड एज। करंट डिवाइडेड का आपसे वो पूछा हुआ है, टोटल करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी हुई है, और आपने I1 और I2 जो है वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस करेंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो फाइंड करेंगे। उसके बाद टोटल वोल्टेज फाइंड करेंगे। देन आप लोग करंट इन 8 ओहम किस तरह से फाइंड करोगे? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 9.6 एम्पेयर एंड 6.4 एम्पेयर्स। नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यूज है CP की वैल्यू आपको दी हुई है और आपने CP ओवर CV की रेशो फाइंड करनी है। CP की वैल्यू 7/2 आ रहा है, तो आपके पास CV क्या आ जाएगा? CP -R 7/2 -R करके आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7/5। नेक्स्ट मेरे पास है CV आपके पास 5/2 आ जाएगा। उसके बाद आपने 7/2 और 5/2 की रेशो ले लेनी है, जो आपके पास क्या आएगी? 7/5 आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है न्यूट्रॉन हैज़ हाई स्पीड देन अ प्रोटॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन की स्पीड आपको पता है ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट 70 MCQs हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।